हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अपने सॉफ्टवेयर के टॉपिक से सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वही हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपना सॉफ्टवेयर का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और कल मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको अपनी कुछ सोर्सेज बताऊंगा, जिससे मैं जीके की तैयारी या फिर करंट अफेयर किस तरह कर रहा हूँ, या इंग्लिश हिंदी वगैरह अपना जो 35 मार्क्स का जो जीएस आता है वो कैसे कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक सॉफ्टवेयर से है, उसके सब टॉपिक्स है यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन लाइसेंसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हमारे मेजर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका यूटिलिटीज, फिर आपका डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, और फिर आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर वगैरह, तो ये यूटिलिटी के पार्ट है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गया जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईयूएलए इज स्टैंडर्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो ईयूएलए है ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच? सॉफ्टवेयर क्रिएटर के बीच और यूजर जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है उसके बीच। तो इस यूएलए की फुल फॉर्म पूछिए, तो सबसे पहले आपको यूएलए पता होना चाहिए। यूएलए है क्या? तो यूएलए, जब आपने कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आपको पूछता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले, ऑप्शन आता है एक टिक करने का, आई एग्री। तो आई एग्री क्या है? वो टर्म्स एंड सर्विसेज होती है, उसमें लिखी हुई पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप उस पर आई एग्री करते हो, इसका मतलब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट से आपने वो साइन कर दिया है डिजिटली। ठीक है? तो आपके और यूजर के आपके और जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर के बीच वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर का मिसयूज ना करें, और अगर आप करते हो तो आप पे वो केस कर सके क्रिएटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके। और ये क्या बताता है? टर्म्स एंड सर्विसेज की, किस तरह कौन कौन से सर्विसेज मिलेगी और क्या टर्म्स है उसको यूज करने की। ठीक है? तो आंसर है जैसे यूएलए stands for End User License Agreement, which is the official legal contract establishing the terms of use between software publisher and the user. Okay. Next question है, a licensing model where a company buys the software. तो ऐसा कौन सा लाइसेंसिंग मॉडल है? अब जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं वो डिफरेंट लाइसेंस पर बेस्ड होता है। ये वो डिपेंड करता है कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो किस लाइसेंस के अंदर बेच रहा है अपना प्रोडक्ट। ठीक है? तो जब एक कंपनी कोई सॉफ्टवेयर का पैकेज बाय करती है, जैसे एमएस वर्ड कर दिया, किसी कंपनी ने पूरा एमएस ऑफिस का पैकेज बाय कर दिया, ठीक है, तो वो किस लाइसेंस मॉडल मॉडल के अंदर आता है? गेट्स लीगल परमिशन, जिससे उसे उन्हें लीगल परमिशन मिले जितने भी सारे कंप्यूटर सिस्टम है उस कंपनी के, उसमें वो स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक लोकेशन में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। मतलब जैसे आपका एक ऑफिस है, ठीक है, या मान लो इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आपका कोई, तो आपने उसके लिए एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर खरीद लिया, उसका पैकेज खरीद लिया जिसमें आपका वर्ड एक्सेल सारे हैं। ओके। एंड वो आपने लीगली खरीदा है, और किस लाइसेंस मॉडल के अंदर आएगा वो? साइट लाइसेंस मॉडल के अंदर आएगा, ताकि वो आप एक ही खरीदा हुआ जो आपका पूरा पैकेज है वो हर एक सिस्टम में वो इंस्टॉल कर सके। मतलब पूरी साइट में आपको एक ही बार खरीदना है, हर डिवाइस में अलग अलग नहीं खरीदना है आपको, तो उसे कहते हैं साइट लाइसेंस। ठीक है? तो ए साइट लाइसेंस अलाउज एन organization to install and run software package on an unlimited number of computers within a specific geographic location or site. ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, which type of software licensing is distributed absolutely free of cost for a limited time period but frequently displays warning screens to purchase the full screen? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा आपको, मतलब ट्रायल पीरियड के लिए मिलेगा, और उसके बाद वो बार बार पॉपअप देगा खरीदो मेरे सॉफ्टवेयर को। ठीक है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है शेयरवेयर। ठीक है? वो होता है शेयरवेयर। फ्रीवेयर होता है
जो आपको पूरा फ्री यूज़ है, बट उसका सोर्स कोड आपको दिखेगा नहीं। ओपन सोर्स होता है कि उसका सोर्स कोड यानी जो उसका कोडिंग है, वो भी आपको प्रोवाइड होगी, किस तरह कोड किया गया है आपका सॉफ्टवेयर, और आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। फिर पब्लिक डोमेन आता है। ये पूरा ओपन सोर्स भी है और ये टोटल फ्री है, मतलब आप इसको किसी भी लाइसेंस के अंदर बेच सकते हो। ओपन सोर्स और पब्लिक डोमेन में आपको एक बार डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दोनों एक जैसे लगते हैं बट डिफरेंस है। ओके, तो इसका आंसर अपना शेयरवेयर है। Shareware is distributed free for a trial period, but it uses frequent reminders or pop-ups urging the user to pay for the full license। पूरा लाइसेंस खरीदने के लिए वो उसे बार बार पॉपअप्स देता है, या एड्स बोल सकते हो आप। अंडर विच लाइसेंस टाइप इज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स अंडरलाइन सोर्स कोड। ठीक है, तो किस लाइसेंस के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें हमें सोर्स कोड भी मिलेगा, कंप्लीटली एक्सेसिबल सोर्स कोड भी, यानी जो प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज है वो भी, एंड ओपन फॉर एनीवन टू एडिट कंपाइल एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, और ये सारे फंक्शन भी मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था पीछे, ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स से आपको पता लग जाएगा, ओपन सोर्स मतलब सबसे पहले इसका सोर्स कोड फ्री है, ठीक है, और ओपन सोर्स होगा जो वो फ्री तो होगा ही। तो ओपन सोर्स उसको आप इजीली उसमें अपना कोड एंटर कर सकते हो, उसको कंपाइल या फिर आप बेच भी सकते हो आगे। ठीक है, तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, GNU GPL इज ए फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो जो ओपन सोर्स हमने बात की थी उसके भी कई टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, जैसे GNU GPL हो गया, अपाचे हो गया, फायरफॉक्स वालों का मोजिला का हो गया, MPL मोजिला पब्लिक लाइसेंस। और GNU GPL का मतलब होता है, GNU होता है GNU नॉट इन यूनिक्स, मतलब ये जो आपका लिनक्स एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है, वो भी GNU सॉफ्टवेयर है, ठीक है। GNU का मतलब होता है कि GNU नॉट यूनिक्स, ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसकी फुल फॉर्म ही GNU की है, GNU नॉट यूनिक्स। और सर्च कर सकते हो आप इसे क्रोम पे, आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। और GPL की फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर a very broad market। ठीक है, टू परफॉर्म स्टैंडर्ड टास्क अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपके MS वर्ड, MS एक्सेल है, बहुत सारे ऑफिस में इनका यूज होता है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं जो कि किसी एक ऑफिस, स्पेशल यूज ऑफिस के लिए नहीं बने हैं, मतलब मल्टीपल जगह पे यूज, घर पे यूज कर सकते हो, स्कूल पे यूज कर सकते हो, सरकारी दफ्तरों में यूज होता है, कोई कहीं भी हो, वो आपका यूज होता है ये वाले सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड हो गया, MS वर्ड, कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल बहुत सारी जगहों में इनका यूज है, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसी का ही उल्टा होता है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ये होता है स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आपका फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस ने बनाया था वो बैंकिंग के लिए स्पेशल, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन भी आया था शायद 2019 में JOIT में ही, कि फिनेकल किस कंपनी ने बनाया था। तो फिनेकल इन्फोसिस ने बनाया था, और किस सेक्टर के लिए बनाया था, बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। तो वो है स्पेशलाइज्ड, जो सिर्फ बैंकिंग के लिए है। और जो ये हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किसी एक काम के लिए नहीं बने हैं, ये जनरल वर्क के लिए बने हैं। आप इसमें अपना होमवर्क भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, या फिर सरकारी काम, कोई ऑफिशियल काम कर सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड और एक्सेल इज डेवलप्ड फॉर जनरल यूज, यानी सामान्य उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इसे किसी एक विशिष्ट उद्योग के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में काम में लाया जा सके। तो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज टू हैंडल, अब अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर जो किसके लिए बने हैं, इसको हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन फॉर वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे फिनिकल मैंने बताया था आपको, तो फिनिकल सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग, और सेपरेट फॉर एयरलाइन बुकिंग। तो फिनिकल किसने बनाया है, इन्फोसिस, ये आपने याद रखना है, ये एक बार आ चुका है वैसे पहले। और इनको क्या कहते हैं, वो भी मैंने बता दिया था, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ये जो स्पेसिफिक काम के लिए बनते हैं, ठीक है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अनइंस्टॉलिंग a software program in Microsoft Windows, why should users use the program and features control panel instead of simply deleting the folder। तो इसमें क्वेश्चन है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर से, तो आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स का यूज करके वो अनइंस्टॉल क्यों करना चाहिए, बजाय डायरेक्ट करके।
तो जब आप उसको कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स नाम का एक ऑप्शन होता है, उससे अनइंस्टॉल करोगे तो प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल होगा। जो उसकी सारी फाइलें होती है जो बैकअप की होती है कंप्यूटर में, वो भी डिलीट हो जाएगी, ताकि आपका फालतू का स्पेस भी ना गिरे, और जो रजिस्ट्री होती है, जो कंप्यूटर की सेटिंग्स होती है, उससे भी उसका सारा जो फालतू डाटा है वो उड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रॉपर अनइंस्टॉलेशन क्लियर्स एसोसिएटेड शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। जो उसकी शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है, जो उसके शॉर्टकट्स क्रिएट किए हैं आपने, जहाँ जहाँ पे आपने शॉर्टकट्स क्रिएट किए हैं, रजिस्ट्री एंट्री, यानी जो उसकी सेटिंग्स वगैरह आपने अपडेट की है, उसको रजिस्ट्री एंट्रीज बोलते हैं। और ओएस डाटाबेस, जो आपका डाटाबेस में सेव हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में सेव हुआ है सारा, वो सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है। और आपने कंट्रोल पैनल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसके थोड़े क्वेश्चंस अलग आते हैं, ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो अगर आप मेरी वेबसाइट में जाके स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए 15 से 20 क्वेश्चन करोगे, वो आपके लिए इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आते हैं, पर मैक्सिमम टाइम यही ऑप्शन आता है, अनइंस्टॉल वाला या प्रोग्राम एंड फीचर्स वाला। कभी उल्टा पूछ लेते हैं कि आपको अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल के किस फीचर में जाना पड़ता है, तो उसका आंसर प्रोग्राम एंड फीचर्स हो जाएगा। तो ये आ गया प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जो मैंने बताया था 20 का सही ऑप्शन है। फिर है, विच टाइप ऑफ मालवेयर इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स ओवर नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी सबसे पहले नेटवर्क आ जाए, स्प्रेड्स ओवर नेटवर्क, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दो चीज़ें आ जाए। देखो, दो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमारे होते हैं जो अपने आप अपनी कॉपीज बनाते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है। एक तो हो गया अपना वायरस, और दूसरा हो गया वर्म। ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बट वायरस और वर्म में डिफरेंस ये है कि वर्म अपने आप बिना किसी फाइल की जरूरत नहीं होती उसको अटैच करने के लिए, वो नेटवर्क के थ्रू ही सेल्फ स्प्रेड होता है। ठीक है। और कंप्यूटर वायरस को एक फाइल की जरूरत होती है, या तो सॉफ्टवेयर के साथ आता है, या फिर वो आपने कोई फाइल डाउनलोड कर दी किसी अनसिक्योर साइट से, तो उधर से वो वायरस आता है। जबकि वर्म आपका इंटरनेट के थ्रू ही स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग ए होस्ट फाइल और एनी ह्यूमन एक्शन। तो उसका सही आंसर है इसका कंप्यूटर वर्म। तो वर्म मीन्स सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आत्मनिर्भर, स्वयं प्रतिकृति, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी कॉपी खुद बनाता है, स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क कनेक्शंस autonomously without needing a host program or human trigger. What is the key difference between कंप्यूटर वायरस एंड कंप्यूटर वर्म, जो कि मैंने आपको पिछले इसमें क्लियर कर दिया था कि वायरस को एक होस्ट फाइल की जरूरत होती है अटैच होने के लिए, वर्म को उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ये वायरस रिक्वेस्ट एन एग्जिस्टिंग होस्ट प्रोग्राम फाइल टू अटैच एंड एग्जीक्यूट, whereas a worm is a standalone program. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ malware disguises itself as harmless useful software to trick users into running it but performs hidden malicious actions। तो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है। यानी जिसका काम बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे मालवेयर कहते हैं। तो मालवेयर के टाइप, जैसे पीछे हमने वायरस और वर्म के बारे में बात की थी, इधर हम एक और वायरस के बारे में, एक और मालवेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले तो आपको यूजफुल दिखता है कि आपके काम का सॉफ्टवेयर है, आपने इंस्टॉल कर दिया, पर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे वो बैकग्राउंड में वो हिडन एक्शंस करेगा। जैसे कि आपका जो आप कीबोर्ड में एंटर कर रहे हो पासवर्ड, वो सारा वो आपका डाटा वो हैकर्स को भेज देगा, या नेटवर्क के थ्रू किसी और को भेज देगा। ठीक है। तो उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, जो कि पहले हमें यूजफुल दिखता है, जैसे गेम होगी या कोई यूटिलिटी हो गई। ठीक है। और ये ट्रिक करने के काम आता है यूजर्स को। तो आंसर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स डिसीव्स यूजर बाय pretending to be harmless or useful program। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द name of the world's first experimental computer virus developed in 1971 to infect PDP-10 mainframe systems running the 10X operating system। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है, पर ये खास बात है अपनी, इधर पूछा है एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर वायरस, मतलब ये जानबूझ के बनाया गया था टेस्ट करने के लिए। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये है क्रीपर, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1971 में। PDP-10 एक कंप्यूटर है, मेन फ्रेम सिस्टम है।
ठीक है, उस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। 10x इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको नाम याद रखना है कि कौन सा था, क्रीपर। ठीक है, और किसने बनाया था ये भी आपको याद रखना है। तो क्रीपर किसने बनाया था? क्रीपर बनाया था बॉब थॉमस ने। ठीक है, कब बनाया था? 1971 में। और इसका जो एक, इसको हटाने के लिए एक एंटीवायरस भी बनाया गया था, वो बनाया था रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का भी इन्वेंशन किया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्रीपर और रीपर से तो आपको दोनों याद रह जाएंगे। क्रीपर वायरस का नाम है, और जो इसको हटाने के लिए एंटीवायरस बना था वो रीपर। और क्रीपर बॉब थॉमस ने बनाया था, और रीपर बनाया था रे टॉमलिंसन ने। और रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार भी किया था, और इस ईमेल का फादर भी कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्रीपर हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर वायरस। फिर अगला क्वेश्चन है, चलो आगे आपका ये क्वेश्चन भी क्रीपर वाला। Which software program was developed as the world's first antivirus utility specifically designed to find and delete the creeper virus? तो कौन सा पहला एंटीवायरस प्रोग्राम था जिसके बारे में मैंने बताया, द रिपर, और ये किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन। तो द रिपर was written as the first antivirus utility in computer history, created specifically to locate the and remove the क्रीपर वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सिस्टम्स। और आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि रीपर वायरस किस नेटवर्क पे वर्क कर रहा था। क्रीपर वायरस आरपा नेट सिस्टम्स पे वर्क कर रहा था। उस वक्त जो नेटवर्क का नाम था वो था आरपा नेट, और ये फर्स्ट नेटवर्क भी है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे आगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट wild sector infecting computer virus developed for IBM PC MS-DOS systems in 1986 by two brothers from लाहौर, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट वाइल्ड सेक्टर इन्फेक्टिंग, जिसने बहुत सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया था, ऐसा कौन सा फर्स्ट वायरस है जो कि आईबीएम पीसी के एमएस डॉस सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो बना था वो आईबीएम पीसी के लिए बना था। उस वक्त कोई माइक्रोसॉफ्ट के अपने सिस्टम्स नहीं होते थे, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो एमएस डॉस आईबीएम पीसी के लिए बना था। उनको इन्फेक्ट करने के लिए बनाया था लाहौर के दो भाइयों ने, पाकिस्तान से थे दोनों भाई, जिनका नाम आई थिंक बासित अलवी एंड अमजाद फारूक अलवी है। दोनों फारूक भाई भाई थे ये। ठीक है, इन्होंने बनाया था, और कब बनाया था? 1986 में। और इस वायरस का नाम है ब्रेन वायरस। ओके, ये पहला वायरस था जो कि स्पेसिफिकली मैलिशियस इंटेंशन से बनाया गया था। तो द ब्रेन वायरस वाज द फर्स्ट वाइल्ड वायरस टारगेटिंग MS-DOS IBM PC boot sectors. It was created in 1986 by two brothers, अमजाद एंड बासित फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो आईडी की फुल फॉर्म पूछी है। सबसे पहले आईडीई होता क्या है, तो फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं पहले। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। पाइथन कोड हो गया आपका, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा, कोई भी कोड हो गया, सारे हम उस सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, मतलब उसका एरर चेक कर सकते हैं। वो सारा एक ही सॉफ्टवेयर में होता है, तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच कंबाइंस सोर्स कोड एडिटर्स, जैसे मैंने बताया, जिसमें हम कोडिंग लिख सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं, मतलब उसमें जो एरर्स है उसको हम सही कर सकते हैं। और ये हमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम में सब कुछ मिलेगा, एक ही इंटरफेस में। ठीक है, ये पार्ट पूरा हो चुका है। तो मालवेयर सिक्योरिटी एंड कोरडॉस हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके भी हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूरे कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन। और ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन कर भी लिए कि मालवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, वायरस वर्म वगैरह। ठीक है,
वो सारे मालवेयर्स होते हैं। और कोरडोस, ये आपने, इसका मैं एक डॉक्यूमेंट अपने इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इसके सिर्फ कोड्स थोड़े बहुत इसके जो आपके मेन मेन कमांड्स है ना, वो है इसकी खाली 10-10 20 कमांड्स है, आपको याद रखने हैं वो। और उसमें भी मेन 5 है, टॉप वाली 5 भी आप याद कर लोगे तब भी आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो इसी टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूरे होंगे। ठीक है, पार्ट 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टैकल। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, what is the default folder path location in MS Windows where standard 64-bit application programs are saved? तो इसमें पूछा है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो डिफॉल्ट कहाँ सेव होता है, किस लोकेशन पे सेव होता है हमारा वो सॉफ्टवेयर एमएस विंडोज में। ठीक है, तो डिफॉल्ट हमारा कहाँ सेव होता है, किस पे, 64 बिट पे। ठीक है, 64 बिट, मैंने आपको पीछे हार्डवेयर वाले सेक्शन में भी बताया था, 64 बिट और 32 बिट होता है, वो वर्ड स्पेस होता है कि कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोग्राम फाइल्स में। जो भी हम फाइल इंस्टॉल करते हो प्रोग्राम फाइल्स में करते हैं। उसी तरह अगर आपका यहाँ पे x86 आ जाता लिखा हुआ, तो उसका उसकी फाइल्स होती है इस पे सेव। x86 एक्चुअली में 64 बिट ही कंप्यूटर है, स्टैंडर्ड 64 बिट ही है। बट x86 का मतलब है जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, 8086 जो सीरीज है, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, उसकी सीरीज आगे चली, 8086 सीरीज आज भी चलती है। और उसमें जो आज मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर है, उसको x86 से हम डिनोट करते हैं। तो 64 बिट क्या है, वर्ड साइज है, और x86 है आर्किटेक्चर टाइप की कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 64 बिट के लिए बी हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, और जैसे यहाँ है वाइल, तो स्टैंडर्ड 64 बिट एप्लीकेशन आर सेव्ड इन सी प्रोग्राम फाइल्स। और जहाँ पे 32 बिट जो पुराने वाले होते थे, वो एस सी प्रोग्राम्स x86 आर्किटेक्चर वाली फाइल में सेव होते थे। ठीक है, तो जो x86 है जो मैंने बताया ना आपको, वो 32 भी 64 बिट दोनों हो सकता है। x86 का मतलब क्या बोला मैंने, जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है आपका, ये आर्किटेक्चर टाइप है, ना कि ये प्रोसेसर टाइप है। प्रोसेसर का ढांचा कैसा है उसके बारे में बताता है। Computer programming languages that use human readable words like print, input, and loop and are completely independent of computer hardware। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल है, मतलब हमें समझ आ जाएगा कि लिखा गया है, इंग्लिश में लिखी होगी मतलब। और उसमें जैसे प्रिंट, इनपुट, लूप, ये थोड़े एग्जांपल दिए कौन से उसमें स्टेटमेंट्स यूज होती है। और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, और हार्डवेयर उस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब आप इसे किसी भी हार्डवेयर पे चला सकते हो, ये हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होती। हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं हम, तो मशीन लैंग्वेज तो पहले ही है, मशीन डिपेंडेंट है, ये तो बिल्कुल बाइनरी को बोलते हैं हम 0 1, और बाइनरी ही मशीन लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज 0 1। असेंबली लैंग्वेज, ये भी तो हम इंग्लिश टाइप में ही लिखते हैं, MOV पर ऐड, इसमें ऑपरेंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं, बट ये भी मशीन के करीब होती है। पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है, और इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं हम इस पे। जैसे पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उस टाइप। और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इधर लिखी है जो, वो है मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है असेंबली। थर्ड है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। फिर फोर्थ आती है आपकी डाटाबेस। फिफ्थ आती है आपकी जो AI से रिलेटेड है वो लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेजेस की भी जनरेशन एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश लाइक सिंटैक्स दैट इज ह्यूमन रीडेबल। ओके, तो अगर अगला क्वेश्चन है, अंडर विच डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज सॉफ्टवेयर रिलीज्ड परमानेंटली इनटू द पब्लिक डोमेन विद नो कॉपीराइट, अलोइंग अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, कॉपिंग एंड सेलिंग। तो पहले ही आपको नाम से पता लग जाएगा पब्लिक डोमेन, तो आंसर इसका होगा पब्लिक डोमेन। सॉफ्टवेयर पर होता क्या पब्लिक डोमेन, इसमें भी आपको जैसे ओपन सोर्स है, कोई कॉपीराइट नहीं होगा, पूरा सॉफ्टवेयर के आपको कोड मिल जाएगा, और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, किसी भी लाइसेंस पे बेच सकते हो। तो जो GNU GPL एक ओपन सोर्स लाइसेंस है ना, उसमें एक दिक्कत ये है कि उसे आप जब उसको आप एडिट कर सकते हो, कोड भी आपको फ्री मिलेगा, एडिट भी कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, पर बेचना आपको उसी लाइसेंस पे है।
जिस लाइसेंस पे वो ओरिजिनल कोड बना था। जैसे जीएनयू जीपीएल में ओरिजिनल कोड बना था, तो आपको उसी लाइसेंस पे बेचना है। और इसमें ये फ़र्क है, जो अपना पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, इसको आप किसी लाइसेंस के अंडर भी बेच सकते हो। अपाचे हो गया और मोजिला हो गया, एमपीएल और या जीएनयू जीपीएल किसी भी लाइसेंस के अंडर बेच सकते हो, ठीक है? ये मेजर डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, which type of malware quietly monitors and logs every key pressed on a keyboard to steal confidential data like password and क्रेडिट कार्ड नंबर्स? तो ऐसा कौन सा मालवेयर है? मालवेयर बताया मैंने, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपका चुपचाप, जो आप की प्रेस कर रहे हो वो रिकॉर्ड करता है, और आप वो उससे आपका पासवर्ड या जो आप अपना ईमेल इनपुट कर रहे हो सारा चोरी करता है। तो उससे कहते हैं हम की लॉगर, ठीक है? नाम से पता लग जाएगा। की जो आपकी कीबोर्ड की कीज होती है उसको लॉग करता है, मतलब उसका एक फाइल में सेव करता है जो जो आप की प्रेस कर रहे हो। ओके, फिर आता है अगला, विच टाइप ऑफ malware encrypts a user's critical system files and demands financial payment? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइल्स को इंक्रिप्ट, इंक्रिप्ट का मतलब लॉक कर देगा, और आपसे वो पैसे मांगेगा, फिरौती मांगेगा, तब आप मुझे पैसे दो और मैं आपका वापस एक्सेस ग्रांट कर दूंगा वापस आपको, ठीक है? तो उसे कहते हैं हम रैंसमवेयर। जैसे इंग्लिश में रैंसम क्या होता है? फिरौती। तो उस ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपने याद रखनी है हर एक टाइप के मॉलवेयर की डेफिनेशन। ओके, रैंसम से पता लग रहा है कि फिरौती मांगेगा आपका इंक्रिप्ट करके सॉफ्टवेयर, और जैसे आप पैसे दे दोगे ये मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्सेस वापस दे देगा आपकी फाइल्स पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, एम एस डॉस कमांड लाइन सॉफ्टवेयर। ये डबल डबल बार हो गया है, ये गलत है, ये एक ही बार है, ठीक है? तो इन स्टैंडर्ड एम एस डॉस कमांड लाइन सॉफ्टवेयर विच कमांड इज यूज टू क्लियर ऑल एग्जिस्टिंग टर्मिनल आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो जो एम एस डॉस है, जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपने कभी यूज किया होगा अपने सिस्टम में, तो एम एस डॉस जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो एम एस डॉस का ही एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है? पर एम एस डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये खाली टर्मिनल है, या कर्नल बोल सकते हो आप इसे, शेल बोल सकते हो, ठीक है? एम एस डॉस का शेल है जो ये हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। तो उसमें हम सी एल एस, क्लियर स्क्रीन के लिए सी एल एस कमांड का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे कमांड या क्वेरी लिख दी और वो सारी पूरा स्क्रीन भर गई है आपकी, तो आपको उसको पूरा क्लियर करना है, साफ करना है, तो उसे सी एल एस से हम क्लियर करते हैं, ठीक है? तो सी एल एस क्लियर स्क्रीन का मतलब, सी एल एस की फुल फॉर्म ही क्लियर स्क्रीन है, ठीक है? What is the name of the first initial startup software program that is loaded from the motherboard's BIOS ROM chip during a cold boot? कोल्ड बूट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कोल्ड बूट होता है जब आपका सॉफ्टवेयर पावर ऑफ स्टेट से हम ऑन करते हैं, ठीक है? उसे कोल्ड बूट कहते हैं। तो जो फर्स्ट आपका प्रोग्राम जो लोड होता है वो कौन सा लोड होता है? तो जब सबसे पहले आप पावर बटन दबाते हो अपने कंप्यूटर का, तो सबसे पहले बूट लोडर लोड होता है, ठीक है? बूट लोडर से ही पता लग जाएगा बूट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना या रिस्टार्ट करना। तो बूट जो रिस्टार्ट कंप्यूटर के स्टार्ट को लोड करेगा, मेन फंक्शंस को लोड करेगा, उसे बूट लोडर कहते हैं, ठीक है? फिर बूट लोडर के बाद क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसके बारे में भी हमने बात की थी कि सारे जो आपके डिवाइसेस है वो चेक करेगा एक एक करके कि सारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। फिर आपका कर्नल लोडर लोड होता है। जो ये बूट लोडर है वो ढूंढेगा कि कर्नल का लोडर कहाँ है, फिर कर्नल लोडर कर्नल आपका लोड करेगा, कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको अपनी लॉगिन स्क्रीन में पहुंचाएगा, ठीक है? बूट लोडर इज द फर्स्ट स्टार्टअप प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम रोम बायोएस चिप। और ये बूट लोडर हो गया, कर्नल लोडर, ये सारे कहाँ सेव होते हैं? रोम पे, रीड ओनली मेमोरी पे। और रोम को हम बायोएस भी बोलते हैं, क्योंकि बायोएस जो बायोस क्या है, फर्मवेयर है। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? रोम पे। इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। इट लोकेट्स एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल इनटू रैम। जो मैंने बताया कि ये कर्नल लोडर ढूंढेगा, कर्नल लोडर फिर लोड करेगा, तो सीधा बोल सकते हैं हम कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है उसको रैम में लोड करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, which utility software is used to reduce the size of large files by compressing redundant data patterns, making storage and transfer faster? तो ऐसा कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिससे हम बड़ी फाइलों को कंप्रेस कर पाए, यानी छोटा कर पाए? और छोटा किस तरह करते हैं कि जैसे जो बार बार रिपीट हो रही है कुछ चीजें, वो एक ही बार स्टोर होती है, तो उससे क्या होता है, स्पेस छोटा हो जाता है।
पर हम जब उसे वापस यूज़ करना है, तो फिर हमें वापस उसको डिकम्प्रेस करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। जैसे आपकी जिप डॉट जिप फाइल होगी, ये सारी फाइलें वो कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। तो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी जैसे विनजिप हो गया, आर ए आर होगी, ये दो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्रेस करते हैं या फिर हम जिप फाइल खोलते हैं, ठीक है। अंडर विच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन इज द सीपीयूज processing time divided into extremely small fractions switching between multiple user डायनेमिकली। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वैसे तो हम पढ़ेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है जिसमें हम जो सीपीयू की प्रोसेसिंग टाइम है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे एक प्रोसेस को हमने 5 सेकंड दिए, तो हर प्रोसेस को हम 5-5 सेकंड देंगे। अगर वो प्रोसेस 5 सेकंड में पूरी नहीं होती तो उसे वेट करना पड़ेगा दोबारा आने का अपना नंबर। तो हर प्रोसेस को सेम टाइम मिलता है, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स, और इसको बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग, क्योंकि हम टाइम शेयर कर रहे हैं हर प्रोसेस के बिटवीन, ठीक। तो इधर आपको ये भी लिखना है टाइनी स्लाइसिस या टाइम क्वांटा, ये दो नाम बहुत यूज होते हैं, और जहाँ भी ये यूज होंगे आपने बिना देखे ही टाइम शेयरिंग ऑप्शन, जहाँ भी टाइम यूज होगा टाइनी स्लाइसिस, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, तो वहाँ पे आपने लगा देना है टाइम शेयरिंग, ठीक है। इसके बारे में हमने बात भी की थी। विच प्रोग्रामिंग टूल इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा ऐसा कौन सा टूल यूज किया जाता है जो अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप जो करता है उसे रन करता है, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स एंड आइसोलेट लॉजिक बग्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कंपाइलर और कंपाइलर, अच्छा ये सिर्फ बग्स के लिए है। तो कंपाइलर हमारा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, बट वो डीबग करने के काम नहीं आता। ये है आइसोलेटेड लॉजिक बग्स। तो बग्स के लिए जो काम आता है वो है डीबगर। ये वेरिएबल्स इंस्पेक्ट करेगा, फिर देखेगा उसमें कोई एरर या बग तो नहीं है, तो इसका आंसर है डीबगर। ये डीबगर एक प्रोग्राम टूल है जो डेवलपर्स को कोड के चरण दर चरण चलाने, यानी स्टेप बाय स्टेप चलाने, एंड उसके जो मेमोरी है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, हर एक चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए कहीं कोई एरर तो नहीं है, और जो भी लॉजिकल बग्स होंगे या आपके कोड में कोई भी आपने गलत कोड लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दिया, तो उसको ढूंढने के काम आता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन लेयर allowing separate applications or services to exchange data, जेडीबीसी और ओडीबीसी। सबसे पहले जेडीबीसी और ओडीबीसी क्या है? मिडलवेयर। हाँ सर, इसका मिडलवेयर। अब मिडलवेयर के बारे में जानो, इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक इंटरमीडिएट यानी सेंटर में होती है। ये कम्युनिकेशन लेयर है, जैसे हमने डिवाइस ड्राइवर पढ़ा था, वो भी कम्युनिकेशन के काम आता था, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन के काम आती है, और किसके बीच? आपकी एप्लीकेशंस और जो आपका डाटाबेस है, और या फिर जो एक्सचेंज डाटा है आपके उसकी सर्विसेज के बीच। तो इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अब आप एक डाटाबेस एक्सेस करना चाहते हो, तो दोनों की प्रोग्रामिंग बहुत अलग है, दोनों सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो लिंक एस्टेब्लिश करेगा ना, वो होते हैं मिडलवेयर, ठीक है। तो इसमें भी लिखा है कि अलाउइंग सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है। और ये दो होते हैं जेडीबीसी और ओडीबीसी। इसकी फुल फॉर्म है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी और ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। और ओपन डाटाबेस किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की, और जावा डाटाबेस है सन माइक्रो सिस्टम्स की, ठीक है। वो मिडलवेयर रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर एक्टिंग एज ए ट्रांसलेशन ब्रिज बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस, जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच ट्रांसलेशन करने के काम आता है, अलाउइंग सीमलेस डाटा एक्सचेंज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी आर स्पेशलाइज्ड databases management suites like MySQL, Oracle and MS Access categorized। तो जो सारे आपके DBMS के ये आपके पार्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ये आपका डाटाबेस मैनेज करते हैं।
एमएस एक्सेस आपको पता होगा कि एमएस एक्सेस से हम डाटाबेस बनाते हैं, लोकल डाटाबेस। ओरेकल फिर बड़ा डाटाबेस बनाने के काम आता है। माई सिक्वल एक ओपन सोर्स क्वेरी लैंग्वेज है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस, क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस। ओके, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। ओके, तो database management systems like MySQL, Oracle, and MS Access are categorized as application software because they serve user-specific data handling tasks. क्योंकि इसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये यूजर स्पेसिफिक टास्क करता है। तो जो यूजर स्पेसिफिक टास्क करते हैं उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम के लिए काम करते हैं उन्हें कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल is distributed free of charge but includes unwanted commercial ads and pop-up screens embedded inside the software interface। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो मिलते तो आपको फ्री है बट उसमें बहुत सारी एड्स पॉपअप होती है, जैसे आपका यूट्यूब भी है। यूट्यूब में भी जब आप वीडियो चलाते हो तो आपकी एड्स बहुत पॉपअप होती है। तो यूट्यूब भी एक एडवेयर का टाइप है। ओके, इसे कहते हैं हम एडवेयर, नाम से पता लग रहा है जिसमें एड्स चलेंगे वो एडवेयर। In MS Windows, which built-in utility software is used to scan, identify, and safely delete temporary internet files and empty the recycle bin to free up disk space। तो MS विंडोज की ऐसी बिल्ट इन कौन सा सॉफ्टवेयर है MS विंडोज पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, जो कि हमारे कंप्यूटर को स्कैन, उसमें जो टेम्परेरी फाइल उसको सेवली डिलीट या फिर रिसाइकल बिन को क्लीन करने के लिए काम आता है, तो वो है डिस्क क्लीन अप। ओके, नाम से ही पता लग रहा है क्लीन अप करने के काम आएगा आपके पूरे कंप्यूटर को, तो डिस्क क्लीन अप इसका राइट आंसर है। ओके, which systems components act as a protective barrier on network paths, inspecting and filtering all incoming and outgoing data traffic based on custom rules। तो जहाँ भी आपका फिल्टर दिखे और इनकमिंग एंड आउटगोइंग साथ दिखे ना ये चीजें, तो आपने अंदर फायरवॉल लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल का काम क्या है कि जो आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक होता है ना नेटवर्क का, वो इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फायरवॉल। A firewall acts as an administrative security barrier on a network path, inspecting and filtering all incoming and outgoing data traffic based on determined rules। पहले आप रूल सेट कर देते हो फायरवॉल में कि आपने इस नेटवर्क को एक्सेस देना है अपने कंप्यूटर का कि नहीं देना है। उस टाइप के रूल से पहले आप सेट करते हो। अगर आपने उसको एक्सेस दे रखा है तो वो फायरवॉल उसे पास होने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक खत्म, लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब आपको आगे कैसे प्रैक्टिस, तो धन्यवाद। अगर अभी तक कोई पूरी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए आई एम हियर, ताकि मुझे पता लगे कोई बच्चा है जो पूरे दिलो जान से तैयारी में जुटा हुआ है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।